नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी जो है वो हम शॉर्ट आउट करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर टॉपिक चूज कर लिया है उसका कंप्लीट नॉलेज जो है हम गेन करते हैं। फिर चाहे हमारे पास में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे इनडायरेक्ट आए, चाहे अप्लाइड आए, चाहे इमेज बेस्ड आए, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम जो है वो कंप्लीट एंड फिनिश करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 321 दैट इज कॉल्ड 321 नंबर की क्लास आएगी और वो आएगी हमारे पास में एंजाइना पेक्टोरिस के रूप में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस क्लास के बारे में। ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है एंजाइना पेक्टोरिस, वो हमने जो है वो जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से सेलेक्ट किया है। आपको पता भी है कि जो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, वो टॉपिक सेलेक्ट करने के हमारे पास में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हमारे पास में कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनकी जो है वो अब तक जितने भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हमने जो है वो लिस्ट बनाई है। और वो लिस्ट सिर्फ लिस्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट वाइज बनाई है कि फंडामेंटल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 90% क्वेश्चन आते हैं। मेडिकल सर्जिकल में ये है, देन हमारे पास में गायनिक में ये है, न्यूट्रिशन में है। इस तरीके से सारे टॉपिक को जो है वो एक जगह लिखा, सब्जेक्ट वाइज उनको सेपरेट किया और एक लिस्ट बनाई जिसका नाम दिया हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। ये तो हो गया हमारे पास में पहला रास्ता जहां से हम टॉपिक चूज करते हैं। सेकंड रास्ता आता है आपके कमेंट। ऐसा कोई टॉपिक चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है जहां पे बच्चे को सबसे ज्यादा समझने में जो है वो दिक्कत आती है, प्लस वो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे जो है वो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे या व्हाट्सएप के ऑफिस नंबर पे कहीं पे भी जो है वो मैसेज कर देते हैं। जितना जल्दी हो सकता है उस टॉपिक को हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं और उसको हम जो है वो आपके सामने पढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास में दो रास्ते हैं। तो जो आज का हमारे पास में टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस, वो हमने लिया है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से। तो चलो दोस्तों, पढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, प्रेजमेंटल एंजाइना को जो है वो क्या क्लासिफिकेशन है, एंजाइना का जो चेस्ट पेन होता है वो किस तरीके से अदर चेस्ट पेन से जो है वो अलग होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं और जहां से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन भी आते हैं। प्लस दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को जो है वो एंजाइना और एमआई के बारे में डिफरेंशिएट पता है नहीं। अब उनको डिफरेंशिएट पता नहीं है तो उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती है उनके टीचर की जिन्होंने आज तक इसको सिस्टेमेटिकली जो है वो बताया नहीं है कि एंजाइना क्या होता है और हमारे पास में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है। तो इसको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे और दोनों को जो है वो सेपरेट पढ़ेंगे। प्लस साथ के साथ एंजाइना में जो क्वेश्चन आते हैं इसके टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि स्टेबल एंजाइना किस तरीके से कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रिजमेंटल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसके डायग्नोस्टिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो चेस्ट पेन होता है वो अदर चेस्ट पेन से जो है वो किस लिए, जैसे पेरिकार्डिटाइटिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एंजाइना के जो है वो पेन में किस तरीके का डिफ्रेंशिएट होता है, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद हमारे पास में इसके जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है, देन अगर ब्लॉकेज हमारे पास में कंप्लीट हो जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अच्छा, ब्लॉकेज कहाँ पे होते हैं, तो इसके लिए मैंने जस्ट जो है वो कल ही ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट मैंने पढ़ाया था। तो एक बार जो है वो आप ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट का टॉपिक जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अभी मैंने 320 नंबर 320 नंबर की क्लास में कल ही इस चीज़ को जो है वो कंप्लीट किया है, क्योंकि उसके बिना आगे की चीज़ें जो है वो पढ़ना और समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए मैंने आपको पहले जो है वो हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ाई है, ताकि आगे जो भी हमारे पास में टॉपिक हैं, चाहे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, चाहे वो एंजाइना हो, उसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो हम बहुत सिस्टेमेटिकली और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और टॉपिक फिनिश होने के बाद में आप खुद जो है वो कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे कि जो टॉपिक आपको जो है वो इतने दिनों में समझ में नहीं आ रहा था, या समझ में आ गया है लेकिन फिर भी उसमें जो जो डाउट थे वो सारे के सारे जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो इसको हम लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन की, कि एंजाइना की जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस जो है उसको सिंप्लीफाई अगर मैं कहूं या एक वर्ड में जो है वो डिनोट करूं, तो वो चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड चेस्ट पेन। यानी कि जो चेस्ट पेन होता है उसको हम एंजाइना कह सकते हैं। लेकिन वो चेस्ट पेन कौन सा भाई? चेस्ट पेन जो है वो लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, देन पेरिकार्डियम में कोई दिक्कत हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। चेस्ट पेन के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन चेस्ट पेन सिंपली जो है वो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई या लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, या जितनी हमारे पास में हार्ट की डिमांड है उस डिमांड को जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा हमारे पास में ब्लड, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में पेन होता है, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सिंपल, किसी चीज को रटो मत, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीजों पे ध्यान दो और इस चीज को कंप्लीट करो। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। लेकिन वो चेस्ट पेन क्यों? जब हमारे पास में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, या जो हमारे पास में हार्ट की जो वाल है उसमें जो बीच वाली लेयर है मायोकार्डियम, हार्ट वाल भी मैंने जो है वो अभी कुछ 5-7 दिन पहले ही जो है वो टॉपिक कंप्लीट करा है। तो जो हमारे पास में मायोकार्डियल लेयर है उसमें जो है या तो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाए, ध्यान से समझना, 2-3 चीजें बता रहा हूं, या तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो नेरो हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कमजोर हो जाए, या फिर हो सकता है कि हार्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए और उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। कोरोनरी आर्टरी है, बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। या मान लो कोरोनरी आर्टरी तो बिल्कुल ओके है लेकिन हार्ट की डिमांड ही ज्यादा बढ़ गई है, तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो हमारे पास में वहां की जो सेल है, कौन सी, जो हार्ट की वाल है, हार्ट की जो सेल्स है, वो धीरे धीरे जो है वो डेथ होना चालू हो जाएगी, या फिर वो जो है वो अनॉक्सिस जो है वो रेस्पायरेशन करने लग जाएगी। वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से जो है वो पेन होता है, जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन। पहले एक बार जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इसको फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले आ गया, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय, angina pectoris is a clinical syndrome is characterized by chest pain or discomfort resulting from myocardial ischemia. It means reducing blood flow to the heart muscles without causing of myocardial necrosis means cell death. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो चीज छुपी हुई है, सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं ताकि आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना में जो है वो डिफरेंशिएट भी पता चल जाए। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हमारे पास में क्लिनिकल सिंड्रोम है। क्लिनिकल सिंड्रोम इन द सेंस कि कोई ना कोई चीज जो है वो किसी चीज को डिनोट करिए, इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल सिंड्रोम। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हमारे पास में क्लिनिकल सिंड्रोम है, जो कि किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है? चेस्ट पेन होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? चेस्ट पेन होगा और डिस्कंफर्ट, चेस्ट पेन या डिस्कंफर्ट होता है रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्चीमिया। किसकी वजह से होता है? यानी कि जो चेस्ट पेन होगा या जो चेस्ट डिस्कंफर्ट होगा वो किसकी वजह से होगा? मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब इस वर्ड को देखिए, मायोकार्डियल मतलब हमारे पास में जो बीच वाली लेयर है, कौन सी दोस्तों? दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल लेयर। मायोकार्डियल लेयर, या जो हम कह सकते हैं कि जो बीच वाली लेयर है मायोकार्डियल लेयर। और इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? इस्चीमिया, जिसके पीछे भी मिया आ जाए, रिलेटेड टू ब्लड, तो इस्चीमिया होता है हमारे पास में लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, इसको हम कहते हैं इस्चीमिया। तो इसके अंदर क्या होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या होता है? चेस्ट पेन होता है या डिस्कंफर्ट होता है, चेस्ट डिस्कंफर्ट होता है, किसकी वजह से? रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्चीमिया। यानी कि मायोकार्डियल लेयर के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एंजाइना
पेक्टोरिस विदाउट कोजिंग ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस, यानी कि इसके अंदर मायोकार्डियल नेक्रोसिस नहीं होगा। नेक्रोसिस की कंडीशन आती है, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट सेल डेथ हो जाती है। अब देखो इसको मैं बताता हूं सेल डेथ क्या होती है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हमारे पास में लंग्स हो, चाहे वो हमारे पास में रीनल हो, कोई भी ऑर्गन हो, उसको क्या होता है कि ब्लड चाहिए होता है। भाई कोई भी कार्य करता है, कुछ भी करना होता है तो उसको ब्लड चाहिए होता है। अब जैसे मान लीजिए या तो इस्चीमिया हो जाए, या हाइपोक्सिया हो जाए, या हाइपोक्सीमिया हो जाए, तीनों को जो है वो आपको पता ही है, ठीक है। यानी कि या तो क्या हो जाए, इस्चीमिया हो जाए, इसको समझिएगा दोस्तों, या तो हमारे पास में इस्चीमिया हो जाए मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाए, या हाइपोक्सिया हो जाए। हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए टिश्यू के अंदर, यानी कि O2 डेफिशिएंसी इन टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है हमारे पास में, यानी कि टिश्यू के अंदर जो है हमारे पास में ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, टिश्यू के अंदर हमारे पास में ब्लड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और इस्चीमिया होता है हमारे पास में डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये लगभग लगभग जो है वो दोनों सेम ही होते हैं। ये होता है हमारे पास में डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब देखो दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है, हाइपोक्सिया होता है हमारे पास में टिश्यू के अंदर, और इस्चीमिया होता है हमारे पास में ब्लड वेसल्स में ही जो है वो हमारे पास में ब्लड प्रॉपर नहीं लेके जा रही है। तो अब इन सब चीजों की, इस्चीमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है या कोई भी ऑर्गन लीजिए, यहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया या हाइपोक्सीमिया हो गया या इस्चीमिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास में ब्लड सप्लाई यहाँ पे या ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या करता है कि वहां पे हमारे पास में रेस्पिरेशन प्रॉपर जो है वो नहीं चल पाएगा। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, इसको देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जैसे हमारे पास में सेल है, राइट, और ये हमारे पास में इसके अंदर ले लिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि और भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये न्यूक्लियस है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सेल को जो है वो एनर्जी बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किस किस की, एक तो चाहिए होता है उसको ग्लूकोज, प्लस दूसरा चाहिए होता है उसको ऑक्सीजन, राइट। ये इससे जो है वो एटीपी बनाता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लगभग जो है वो 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। 36 भी राइट आंसर है और 38 भी राइट आंसर है। अब वो कैसे होगा, वो ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सिंपली ये है कि एक ग्लूकोज से 36 बनता है या 38 बनता है। कई बार एक स्टेप जो है वो हमारे पास में स्किप हो जाती है, मतलब वो डायरेक्ट भी हो जाती है, तो इसकी वजह से कई बार 36 या फिर 38 एटीपी बनता है। अब ये सबसे पहले क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज अंदर जाता है तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारे पास में साइटोप्लाज्म है, ये टोटल जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, सेल है, तो ये साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे जाएगा, ग्लूकोज यहाँ पे जाएगा, तो अब क्या होता है हमारे पास में इस ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ये चीज आपको बताइए। और हमारे पास में पाथवे चलता है, ग्लूकोज ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ऐसे ऐसे करके करके जो है वो लास्ट में 2 पायरिक एसिड में बदलता है, राइट। ये ग्लूकोज जो है वो किस में बदलता है, 2 पायरिक एसिड में बदलता है। अब ये 2 पायरिक एसिड में बदलता है, और ये जो पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है, एचएमपी पाथवे जिसको हम कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की जो पाथवे है, यहाँ पे एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें एक अच्छी बात होती है कि इसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन कहीं पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर ये 2 पायरिक एसिड चला जाता है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास में 2 लेयर है, ये इनर लेयर है और ये हमारे पास में आउटर लेयर है। अब ये 2 पायरिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में किस में बदलता है दोस्तों, एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। किसमें बदलता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो जाने के बाद यहां तक भी जो है वो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद जो है वो अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये एसिटाइल कोएंजाइम अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, एटीपी जिसको हम बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन चेन बोलते हैं, या जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, यहाँ पे जो है वो हमारे पास में क्रेब साइकिल चलता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर लास्ट में जो है वो किस में बदलता है दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है दोस्तों, यूरिया में बदलता है। और यहां इस ग्लूकोज से लेके यहां तक ये जो यूरिया बना, यहां पे 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है,
ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई नहीं। एसिटाइल कोएन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहां पे हमारे पास में एसिटाइल कोएन एंजाइम से अगर इसको यहां पे ऑक्सीजन मिली तो क्रेब्स साइकिल चलता है। अगर हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन ये जो है वो नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर हमारे पास में जो है वो C4 साइकिल चलता है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जहां पे यूरिया बनना चाहिए था, अब वहां पे जो है वो हमारे पास में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और ये लैक्टिक एसिड ही जो है वो हमारे पास में पेन कोज करता है। अब आपको सारी चीज समझ में आ गई, पूरी बायोकेमिस्ट्री जो है वो समझ में आ गई कि अगर हमारे पास में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए, क्यों, ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन जा रही है, अब ब्लड पूरा नहीं जा रहा है, या फिर वहां पे हमारे पास में जो है वो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ गई है, या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आएगी, कुल मिला के ब्लड जाएगा, वो भी एक तरीके से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ब्लड और देन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी हमारे पास में जो है, तो जैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो ये जो ग्लूकोज से हमारे पास में यूरिया का निर्माण होना चाहिए था, अब वो यूरिया का निर्माण न होकर किसका होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और ये लैक्टिक एसिड ही पेन कोज करवाता है। तो जो पेन होता है ना हमारे पास में, किसी न सिर्फ हार्ट में, जहां कहीं पे भी हमारे मसल्स में पेन होता है, वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई हो, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है या चेस्ट डिस्कंफर्ट होता है, और वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया मतलब जो हार्ट की बीच वाली लेयर है, जो मेनली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। हार्ट वाल में मैंने पूरी तीनों लेयर के बारे में डिटेल से बता रखा है कि कौन सी लेयर का जो है वो क्या क्या कार्य होता है। जो सबसे अंदर वाली है वो हमारे पास में जो है वाल्व निर्माण में उसमें हेल्प करती है। जो बीच वाली लेयर है वो हमारे पास में सबसे मेन चीज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, और जो आउटर वाली है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है। तो जो बीच वाली लेयर है, मायोकार्डियल लेयर है, उसमें ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, उस कंडीशन को हम इस्चीमिया या कहते हैं। अब उसके बाद में इस्चीमिया से नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन वो कंडीशन है, ध्यान रखना, इन्फार्क्शन वो कंडीशन है जहां पे हमारे पास में जो है वो धीरे धीरे सेल्स मरना चालू हो जाती है। ठीक है, इन्फार्क्शन जो है वो हमारे पास में जहां पे सेल्स मरना चालू हो जाती है, उस कंडीशन में अगर हमने उसको ऑक्सीजन दे दी तब तो ठीक हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं दी फिर वो नेक्रोसिस कंडीशन में चली जाएगी। समझ में आ गया, इन्फार्क्शन के बाद में वो नेक्रोसिस कंडीशन में चली जाएगी। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, और लंबे समय तक नेक्रोसिस रहेगा, फिर वो गैंग्रीन में बदल जाएगा। फिर आप नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाए या गैंग्रीन की कंडीशन हो जाए, फिर उस सेल को चाहे ऑक्सीजन के चैम्बर में आप डाल दो, वो कभी भी जिंदा नहीं होगी, वो मतलब कि कंप्लीटली जो है वो डेथ हो चुकी है। इसको हम कहते हैं हमारे पास में पूरी चीजें चल गई। समझ में आ गया, जैसे अब इसको समझो, जैसे ये मेरे उंगली है और ये मेरा जो है वो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है, इसको मैं अगर यहाँ पे धागे से बहुत ज्यादा टाइटली बांध लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, या हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आएगी, या इस्चीमिया की कंडीशन आएगी। इस्चीमिया की कंडीशन आएगी तो वहां पे हमारे पास में जो सेल्स है, इसके अंदर जो बहुत सारी सेल्स है, वो अब जो है वो यूरिया का निर्माण न करके किसका निर्माण करेगी दोस्तों, वो हमारे पास में लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगी। तो जो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एंजाइना। अब एंजाइना को जो है पर्टिकुलर चेस्ट के लिए जो है वो लागू किया, इसलिए उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद में क्या होता है कि अगर हम इस धागे को खोल दें तब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर नहीं खोलेंगे देन ये धीरे धीरे सेल्स किस में जाएगी दोस्तों, नेक्रोसिस मतलब धीरे धीरे मरना चालू हो जाएगी, सॉरी इन्फार्क्शन की कंडीशन में जाएगी। इन्फार्क्शन वो कंडीशन है जहां पे सेल्स धीरे धीरे मरना चालू हो जाते हैं। अब अगर वहां पे हमने इसको ऑक्सीजन दे दिया तब तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं दिया तो फिर नेक्रोसिस की कंडीशन में चलेगी, मतलब सेल डेथ होना, सेल यहाँ की मरना चालू हो जाएगी। और जब सेल डेथ हो गया उसके बाद चाहे इसको चैम्बर में रखो या कहीं पे भी रखो, सेल वापस से जिंदा नहीं होती है। और अगर ऐसे ही पड़ा रहा, नेक्रोसिस में लंबे समय तक पड़ा रहा, तो गैंग्रीन वाली कंडीशन आती है। गैंग्रीन में आपको पता है दोस्तों कि इसका फिर एम्पुटेशन ही करना पड़ता है, इसको हटाना ही पड़ता है, और कोई उपचार नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में एंजाइना पेक्टोरिस। अब समझ में आ गया कि हमारे पास में हार्ट के अंदर मेन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन करता है, मायोकार्डियल लेयर करती है। अब मायोकार्डियल लेयर के अंदर हमारे पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, तो वही हमारे पास में रेस्पिरेशन की प्रोसेस अफेक्टेड होगी, वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है उसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं।
यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब वो हमारे पास में डेफिशिएंसी होगी, उसके हम अलग अलग रीजन पढ़ेंगे। अलग अलग रीजन क्या हो सकता है कोरोनरी आर्टरी नेरो हो जाए और वहां पे हार्ट को जो है वो जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उसको नहीं दे पाए। भाई हार्ट पंप कर रहा है तो मान लीजिए उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं दे पाता, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है या ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, मान लो कोरोनरी आर्टरी तो ठीक है लेकिन हार्ट पंप ही ज्यादा कर रहा है, जैसे हम चढ़ाई का काम कर रहे हैं या खेल कूद का काम कर रहे हैं, तो जितनी उसकी डिमांड है, कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई नेरो कोई नहीं है, कुछ भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके कोजेज होते हैं। अब देखिए देन उसके बाद आता है हमारे पास में इट इज ए सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो है वो हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो है वो सिम्टम्स है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगी, जिसको हम कहते हैं दोस्तों सीएडी के नाम से जानते हैं। सीएडी ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। तो इट इज ए सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोज्ड बाई, इट इज caused by imbalance between myocardial oxygen supply and demand। देखो ये दोनों चीज आ गई है कि ये इसकी वजह से, ये किसकी वजह से होता है हमारे पास में कि मायोकार्डियल को जो है वो जितनी डिमांड चाहिए इम्बैलेंस हो जाता है किसके बीच में, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना, या फिर उसकी जितनी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। ये हो गए मायोकार्डियल एंजाइना पेक्टोरिस, राइट। तो ये देखो हमारे पास में हार्ट है। अब हार्ट के अंदर देखो आपको पता ही है कि जो मायोकार्डियल लेयर है या हार्ट को खुद को भी जो है वो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वगैरह चाहिए होता, तो उसको ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन कौन देता है, कोरोनरी आर्टरी देती है। ये ऑलरेडी हमने कल की क्लास के अंदर बहुत अच्छे से देख रखा है। दो कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी लेफ्ट कोरोनरी, वो सारी चीजें। अब इस कोरोनरी आर्टरी में जस्ट लाइक दैट इस तरीके से जो है वो ब्लॉकेज हो जाए, कोई भी प्लग फॉर्मेशन हो जाए, जिसकी वजह से आगे जो है वो ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाएगा, तो ये चीज होती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो ध्यान से पूरी चीज को समझ रखा है तो आगे चीजें बिल्कुल इजी आने वाली है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, तो देखिए द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियम। ये आपको पता ही है कि मायोकार्डियम को जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देता है, मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास में दोस्तों कोरोनरी आर्टरी देती है, राइट। अब क्या होगा, व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीज, देखो ध्यान से, या तो क्या होगा भाई, चलो ठीक है आपने ये देख लिया कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट की बीच वाली लेयर को या हार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई देती है, राइट कोरोनरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दोनों मिला के फिर इसकी ब्रांचेज होती है और ये इसको जो है ब्लड सप्लाई देती है। लेकिन कोरोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास में अगर इसकी डिमांड बढ़ जाए, हार्ट की डिमांड बढ़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्ट्रेस कर रहे हैं, व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीजेज, हमारे पास में ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर क्या होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज, या फिर ब्लड फ्लो डिक्रीज है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो गया दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई। तो देखो दोनों चीज यहां पे दे रखी है कि या तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाए या फिर जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाए, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल बिकम इस्चेमिक, मायोकार्डियल जो है वो इस्चीमिया से सफर करेगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया, एंड दिस इस्चीमिया कोजेज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको बता दिया। अब देन इस चीमिया की वजह से क्या होगा दोस्तों, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा दोस्तों, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। अब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, जहां पे हमारे पास में एरोबिक मेटाबॉलिज्म था, एरोबिक से हमारे पास में क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा था, यूरिया, जो कि कोई पेन कोज नहीं करता। लेकिन अब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो गया है, इसकी वजह से लास्ट प्रोडक्ट क्या निकला दोस्तों हमारे पास में, लैक्टिक एसिड निकला, विच स्टिमुलेटेड नर्व एंडिंग एंड लीड्स टू चेस्ट पेन। ये हमारे पास में नर्व एंडिंग को जो है वो स्टिमुलेट करता है और चेस्ट पेन कोज करता है। बिल्कुल क्लियर है, यानी कि हमारे पास में हार्ट को जो है वो सप्लाई कौन देता है दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी देती है। अब कोरोनरी आर्टरी में जो है वो हमारे पास में या तो ब्लॉकेज हो जाए या हार्ट की डिमांड बढ़ जाए। डेफिशिएंसी दो ही तरीके से आती है, या तो सामने वाले की डिमांड बढ़ जाए या फिर हमारे यहाँ पे जो है वो सप्लाई कम हो जाए। तो या तो सप्लाई कम हो, एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, या फिर उसकी डिमांड बढ़ जाए एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेस की वजह से। अब दोनों में फिर इंबैलेंस हो जाएगा, फिर हमारे पास में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास में लैक्टिक एसिड बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड ही जो है वो हमारे पास में चेस्ट पेन कोज करवाता है। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में, अब चीजें बहुत इजी आने वाली है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस मैकेनिज्म, यानी कि
ऑक्सीजन का इम्बैलेंस क्यों होता है, मायोकार्डियल लेयर के अंदर ऑक्सीजन का इम्बैलेंस क्यों होता है, इसको हम ले लेते हैं। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज ड्यू टू, यानी कि हार्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया में बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन में बढ़ जाएगा, इमोशनल स्ट्रेस है उसमें बढ़ जाएगा, और हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ जाएगा। आपको पता ही है एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी को जो है वो एनर्जी चाहिए होता है, हार्ट बार बार जो है वो पंप करता है, बहुत तेज पंप करता है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेकिकार्डिया होगा तो हार्ट ज्यादा बार बीट करेगा, ज्यादा बार बीट करेगा तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वही हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज होगा तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इमोशनल स्ट्रेस एंड हाइपरथायराइडिज्म में भी आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे पास में पल्स रेट वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ये हो गया व्हेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इज इंक्रीजेज। सेकेंड आ जाता है कि डिमांड तो उतनी ठीक है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई इज डिक्रीज ड्यू टू, देखो मायोकार्डियल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाए। अब डिक्रीज होने का एक ही रीजन है, ये जैसे हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी है, बिल्कुल नॉर्मल है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास में प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले इमेज के माध्यम से आपको बताया। तो ये चीज हो जाती है, तो इसके अंदर हमारे पास में डिमांड ठीक है, ऑक्सीजन जितने डिमांड कर रहा है या हार्ट को जितनी जो है वो चाहिए उतना ही उसको चाहिए, कोई उसकी इंक्रीज डिमांड नहीं है, लेकिन सप्लाई ही कम है। तो वो हो गया हमारे पास में एथेरोस्क्लेरोसिस मींस प्लेग इन कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म बन जाए, जैसे सर्दियों के अंदर पाइप जो है वो सिकुड़ जाती है, तो इस तरीके से स्पाज्म बन जाए। या फिर एनीमिया या हाइपोक्सिया। एनीमिया या हाइपोक्सिया में आप जानते हो दोस्तों कि हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। अब हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को कौन लेके आता है, हीमोग्लोबिन तो लेके जाता है। एंड हाइपोक्सिया यानी कि एनवायरमेंट में ही जो है हमारे पास में ऑक्सीजन कम हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं तो वहां पे हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होता है। तो ये हो गया हमारे पास में मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डिक्रीज ड्यू टू। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ एंजाइना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में टाइप ऑफ एंजाइना। एंजाइना के कौन कौन से टाइप है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में स्टेबल एंजाइना, जिसको हम एफर्ट एंजाइना के नाम से भी जो है वो जानते हैं, या एफर्ट एंजाइना के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसको समझिए, स्टेबल, स्टेबल मतलब फिक्स। कहते हैं ना कि यार वो बंदा तो बड़ा स्टेबल है, या जो बंदा हर किसी की बात मान लेता है उसको हम कहते हैं यार उसकी बात मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, वो बिन पेंदे का लोटा है, राइट। स्टेबल का मतलब हो गया जो अपनी जगह बिल्कुल ओके हो, इसको हम कहते हैं स्टेबल। अब ओके कैसे, यानी कि अगर हमारे पास में जो ब्लड सप्लाई जा रही है या हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो स्टेबल है। अब अगर डिमांड बढ़ेगी हार्ट की तो फिर चेस्ट पेन होगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब अपनी जगह बिल्कुल स्टेबल है, वो होता हमारे पास में स्टेबल एंजाइना। जितनी ब्लड सप्लाई हार्ट को चाहिए उतनी दे रहा है, जितना नॉर्मली हार्ट काम कर रहा है उतना वो जो है वो उसको जरूरत के हिसाब से बिल्कुल ओके दे रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए इसकी डिमांड बढ़ गई है तो फिर ये उसको सप्लाई नहीं दे पाएगा, ये कहते हैं स्टेबल एंजाइना। तो जैसे आप रिलैक्स हो गए या हार्ट को ज्यादा जो है वो काम नहीं करवाओगे, क्लाइंट एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना में आपका चेस्ट पेन होगा ही होगा, चाहे आप काम करो तो भी होगा, एक्सरसाइज करोगे तो भी होगा, और अगर चुपचाप शांति के साथ बैठ जाओगे तो भी होगा। लेकिन स्टेबल में ऐसा नहीं है, काम करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये होगा स्टेबल एंजाइना। तो इसको हम ले लेते हैं हमारे पास में स्टेबल एंजाइना। तो ये चीज आ गई हमारे पास में अकर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस, जो मैंने आपको बता दिया। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ेगा या इमोशनल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगा, उसमें ये देखने को मिलेगा। एंड कोज्ड बाई फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी कि ये जो है वो किसकी वजह से होता है, फिक्स्ड हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग, यानी कि ये जैसे हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी है और इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेग फॉर्मेशन इतना जो है वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि इतना जो है हमारे पास में फिक्स हो जाएगा। अब नॉर्मली अगर हमारे पास में हार्ट काम कर रहा है, नॉर्मल हमारे पास में जो है वो हार्ट काम कर रहा है, हार्ट जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जितना नॉर्मली चाहिए मतलब कम चाहिए तो ये इतनी तो दे सकता है, लेकिन अगर हार्ट को ज्यादा चाहिए तो ये नहीं दे पाएगा क्योंकि ये तो ऑब्स्ट्रक्ट है, यहाँ पे इसमें जो है वो प्लग फॉर्मेशन है तो उतना नहीं दे पाएगा। जैसे इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए हार्ट जो हमारे पास में है कि हार्ट को एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हार्ट अगर रिलैक्स कंडीशन में तो इसको 5 ml पर मिनट ब्लड चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और अगर ये एक्सरसाइज करेगा तो ये इसको 10 ml पर मिनट ब्लड चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो चुका, अब प्लग फॉर्मेशन हो चुका है तो यहाँ पे ब्लड जो है वो सिर्फ कितना जा पा रहा है दोस्तों, यहां से आ तो रहा है 10 ml या 15 ml, लेकिन यहाँ पे नेरो है, आगे सिर्फ 5 ml ही जा पा रहा है, 5 ml पर मिनट ही जा पा रहा है। तो हार्ट अगर नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं करेगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही फंक्शन करेगा या जैसे ही जो है वो कोई कार्य करेगा, देन उसकी डिमांड उसको पूरी नहीं कर पाएगा। ये हो गया हमारे पास में स्टेबल एंजाइना। एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन, जैसे आप उस क्लाइंट को जो है वो रेस्ट के लिए बोलोगे या नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देते हैं तो उसको चेस्ट पेन रिलीव होगा। नाइट्रोग्लिसरीन से क्या होगा, ये कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन कराता है, कोरोनरी आर्टरी वेजो डायलेशन करवाता है। अब जो हमारे पास में नेरो था, अब वो कोरोनरी आर्टरी हमारे पास में डायलेट होगी, तो डायलेट होगी तो आराम से उसको जो है वो रिलैक्स मिल गया। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में ड्यूरेशन, मतलब ये लगभग जो है वो कितने समय के लेता है, तो यूजुअली 2 to 10 मिनट्स के लिए होता है। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे देन चेस्ट पेन होगा, देन जैसे आप रेस्ट करोगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर जो है वो आपको ये पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना को प्री इन्फार्क्शन एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में फिर डिनोट करता है कि अब उस क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, कोई ना कोई जो है वो दिक्कत है, यानी कि अब जो है वो इन्फार्क्शन होने वाला है, ठीक, यानी कि अब हार्ट अटैक की कंडीशन आने वाली है। तो देखो, अकर्स एट रेस्ट और विद मिनिमल एक्सेशन, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर कुछ काम करोगे या रेस्ट भी करोगे तो भी जो है वो हमारे पास में चेस्ट पेन होगा। स्टेबल में तो क्या था, अगर काम करोगे फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो होगा, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में कब होगा, आप नॉर्मली जो है वो हमारे पास में थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करोगे या रेस्ट भी करते रहोगे तो भी जो है वो पेन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, जहां कहीं पे भी एंजाइना वर्ड आ जाए आपको ये देखना पेन, ठीक है। देन उसके बाद मोर सीवियर एंड फ्रीक्वेंट देन द स्टेबल एंजाइना, ये जो है वो हमारे पास में ज्यादा बार होता है, प्लस सीवियर है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में मोर सीवियर है और ये बार बार होता है देन कंपेयर टू स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है वो हमारे पास में सीवियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप रिलैक्स कर लोगे तो आपको चेस्ट पेन से मुक्ति मिल जाएगी, चेस्ट पेन से मुक्ति मिल जाएगी तो काहे की हेडेक लेना। तो ये, और वो बहुत लंबे ड्यूरेशन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक दो दिन छोड़ के हो जाए, जबकि ये हमारे पास में बार बार होता है, दिन में 2 बार भी हो जाए, 3 बार भी हो जाए। एंड इंडिकेट इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये जो है वो किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, आगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को कर रहा है। मतलब हमारे पास में प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है, चाहे तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज जो है वो ज्यादा है, तभी तो जो है वो इसकी रेस्ट करने के टाइम पे भी जो है उसको सप्लाई नहीं दे पा रहा है। नॉट रिलीव्ड कंप्लीटली बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट करोगे तो हल्का फुल्का जो है वो थोड़ा डिफरेंशिएट आ जाएगा, मतलब हल्का फुल्का जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली स्टेबल एंजाइना की तरह जो है वो कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रिजमेंटल, या इसको हम वेरिएंट एंजाइना के नाम से जो है वो जानते हैं। सबके अलग अलग नाम बता रहा हूं, जैसे स्टेबल एंजाइन था वो एफर्ट एंजाइना था। सेकंड हमारे पास में दोस्तों अनस्टेबल एंजाइना था, इसको प्री इन्फार्क्ट एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आ जाता हमारे पास में वेरिएंट एंजाइना, जिसको हम प्रिजमेंटल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में इनके दूसरे नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रिजमेंटल एंजाइना क्या होता है? प्रिजमेंटल एंजाइना को, जैसे ये हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, अब इसमें जो है वो स्पाज्म बन जाए, क्या बन जाए दोस्तों, हमारे पास में स्पाज्म बन जाए, और स्पाज्म बन जाए से ये नेरो हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जो हो पाइप सिकुड़ जाती है, तो वो जो स्पाज्म बन गया बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, कोरोनरी आर्टरी है कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी, अब ये कोरोनरी आर्टरी सर्दियों में ऐसे हो जाएगी, ठीक है, स्पाज्म बन गया, नेरो बन गया, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्रिजमेंटल एंजाइना या फिर वेरिएंट एंजाइना। तो देखिए,
कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म विदाउट फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, सिर्फ कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो स्पाज्म बनते हैं। एंड अकर्स एट रेस्ट ऑफन एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। ये बेसिकली जो है वो कब होता है दोस्तों, रेस्ट के टाइम पे भी हो सकता है, नाइट में जो है वो ज्यादा होता है, और अर्ली मॉर्निंग जो है वो ज्यादा होता है। ठंड के समय आपको पता है सुबह सुबह के टाइम पे जो है वो होता है। एक और चीज बताऊं, मंडे में भी जो है वो ज्यादा होता है। सैटरडे में हार्ट अटैक कम आते हैं, मंडे में जो है वो ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड विथ एसटी सेगमेंट एलिवेशन ड्यूरिंग द अटैक। जैसे ही अटैक होगा तो आपको पता है हमारे पास में ईसीजी के अंदर ये हमारे पास में पी, देन ये हमारे पास में क्यू, देन ये आर, देन ये एस, देन ये टी। ठीक है, यही तो होता है पी क्यू आर एस टी। तो इसके अंदर एस टी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, ये जो चीज है तो एस टी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ये पी देन ये क्यू देन ये आर और ये एस टी आपको ऐसे दिखेगा, ये लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एस टी एलिवेशन। एंड रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड कैल्शियम चैनल ब्लोकर। देखो ये जो है वो हमारे पास में नाइट्रोग्लिसरीन दोगे तो उससे ठीक हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लोकर से भी जो है वो ठीक हो जाएगा। ये कैसे होगा आप बताइए। तो दोस्तों आपको पता है, ठीक है, वैसे मैंने बहुत बार बता रखा है लेकिन फिर भी जो हो मैं एक शॉर्टकट में बताता हूं कि अपने बॉडी के अंदर जो हो 4 प्रकार के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, देन उसके बाद कनेक्टिव एंड नर्वस सिस्टम। अब हम ले लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारे पास में 3 प्रकार की मसल्स होती है। कौन कौन सी? कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। राइट, कार्डियक मसल जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है, इसको यहीं पे छोड़ दो। स्मूथ मसल्स की बात करें तो जहां कहीं पे भी हमारे पास में होलो ऑर्गन है, जैसे स्टोमक हुआ, देन हमारे पास में ब्लड वेसल्स हुई, जो उसकी बीच वाली लेयर है वो स्मूथ मसल्स की ही बनी हुई होती है। राइट, लास्ट आ गया हमारे पास में स्केलेटल मसल्स, जहां कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में बोन और लिगामेंट की बात आएगी वो आ जाएगा हमारे पास में स्केलेटल मसल्स। तो तीनों मसल्स हो गई, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। अब बात करते हैं कि इनको जो कॉन्ट्रेक्शन, अब स्मूथ मसल्स है या फिर जो मस्कुलर है वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती है। अब इनका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कौन करवाता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्केलेटल मसल्स की। उल्टा चलेंगे ज्यादा सही रहेगा। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में पोटेशियम और कैल्शियम दोनों सेम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों हमारे पास में सेम रोल प्ले करते हैं। कैसे कैसे? कैल्शियम और पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम भी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन कराएगा और कैल्शियम भी हमारे पास में कॉन्ट्रेक्शन कराता है स्केलेटल मसल्स का। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में भी दोनों ही काम करवाएंगे, लेकिन कैल्शियम का रोल ज्यादा होगा। यूं मान के चलिए 75% रोल जो है वो कैल्शियम का होता है और 25% रोल जो है वो पोटेशियम का होगा। ऐसे हम बात कर लेते हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर अपोजिट हो जाएगा, कैसे कि ओनली 25% रोल जो है वो कैल्शियम का होता है और 75% रोल जो है वो पोटेशियम का होता है। तभी तो आपने देखा केसीएल जो है वो हमारे पास में हार्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं ये 100% नहीं है, मैं आपको एक रफली जो है वो आइडिया बता रहा हूं। अब देखो हमारे पास में स्मूथ मसल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? कैल्शियम, लगभग 75% कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल था। तो अब यहां पे हमारे पास में जो कोरोनरी आर्टरी था उसके अंदर स्पाज्म आया। अब आर्टरी है, अब आर्टरी या हमारे पास में ब्लड वेसल्स ले लो, ब्लड वेसल्स में आर्टरी वेन दोनों आ जाती है। इसके बीच वाली लेयर किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। तो यहां पे मेन रोल प्ले कौन करेगा दोस्तों? कैल्शियम। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा तो कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रेक्शन जो है वो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा और ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर चलेगी। क्लियर होगा? ये हो गया प्रेजमेंटल एंजाइना। लास्ट आ जाता है चौथे नंबर का, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। चौथा आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, जिसको सिंड्रोम 10 के नाम से भी जानते हैं। हर के अलग अलग नाम है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में क्या होता है? माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में हमारे पास में कि कोरोनरी आर्टरी तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उसके बाद जो आगे आगे वाली आर्टरी है, जैसे डायगोनल होगी, मार्जिनल आगे होगी, या जो छोटी छोटी हमारे पास में जो है वो ब्लड वेसल्स है, उसमें जो है वो नैरोइंग आते हैं या उसमें जो है वो हमारे पास में ब्लॉकेज आते हैं, उसके अंदर जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है। तो देखिए, अकर विथ नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी बट एबनॉर्मल माइक्रोवेस्कुलर फंक्शन, नाम से पता चला है इसके अंदर हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोरोनरी आर्टरी तो बिल्कुल ओके है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में जो माइक्रोवेस्कुलर है, यानी कि जो छोटी छोटी हमारे पास में आर्टरीज है, उसके अंदर जो है वो दिक्कत आती है, इसको बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन
वुमन, ये जो हो बेसिकली वुमन में ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड पेन सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना बट लॉन्गर ड्यूरेशन, पेन जो हो वैसे ही होता है जैसे हमारे पास में एंजाइना में हो रहा है, बट इसमें जो है वो हमारे पास में लंबे समय तक होता है। पेन लंबे समय तक होता है लेकिन दिक्कत जो है वो कम होती है। पेन लंबे समय तक होगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास में कम होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में माइक्रोवेस्कुलर। तो चारों चीज होगी, स्टेबल एंजाइना जिसको हमने एफर्ट एंजाइना के नाम से बोला। सेकंड आ गया हमारे पास में अनस्टेबल एंजाइना जिसको हम जो है वो प्री इन्फार्क्शन एंजाइना के नाम से जानते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो भी सारी चीजें बताए। थर्ड आ गया हमारे पास में प्रिजमेंटल एंजाइना जिसको हम जो है वो दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्रिजमेंटल वेरिएंट एंजाइना के नाम से जानते हैं। और फोर्थ आ गया माइक्रोवेस्कुलर जिसको सिंड्रोम 10 के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटिंग या फिर ट्रिगर्स फैक्टर, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास में इस एंजाइना को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन से इससे ट्रिगर पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि यार इसको एंजाइना हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से एंजाइना होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें आ गया हमारे पास में प्रेसिपिटिंग या ट्रिगर्स फैक्टर्स की बात करें तो पहली चीज आ गई हमारे पास में फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी अगर ज्यादा करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये भी हमारे पास में एंजाइना का एक ट्रिगर फैक्टर्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी का मतलब हो गया हमारे पास में कि कोई भी पर्सन या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा या बहुत ज्यादा जो है वो एंजाइटी वाली कंडीशन में आएगा, तो उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्सपोजर टू कोल्ड। एक्सपोजर टू कोल्ड का मतलब हो गया हमारे पास में कि अगर ठंड के अंदर जो है, वैसे भी सर्दियों के अंदर जो है हमारे पास में एंजाइना होने की संभावना ज्यादा है और उसमें भी जो है हमारे पास में प्रिजमेंटल एंजाइना ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेवी मील, अगर बहुत ज्यादा जो है वो खाना वगैरह खा लेते हैं, एक साथ बहुत ले लेते हैं, तो भी हमारे पास में चांसेज बढ़ जाते हैं। इसलिए खाना थोड़ा कम कम खाओ, अदरवाइज आपको भी जो है वो एंजाइना हो सकता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है वो हार्ट डिजीज के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है देन कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल हम लेते हैं या एल्कोहल कम लेते हैं तो फिर भी हमारे पास में ठीक है, लेकिन हमारे पास में स्मोकिंग जो है वो ब्लड वेसल्स के लिए तो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। नेक्स्ट टेकिकार्डिया या अरेथमिया। टेकिकार्डिया हो जाए, हार्ट रेट बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाए या हार्ट रेट इरेगुलर हो जाए, उसमें भी होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होगा, एनीमिया या हाइपोक्सिया। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट है जो कि हमारे पास में एंजाइना को जो है वो बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कैसे जो है वो पता लगेगा कि किसी पर्सन को जो है वो हमारे पास में एंजाइना है। तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो आता है हमारे पास में एक ही साइन, बाकी और भी आते हैं। सबसे मेन आता है हमारे पास में साइन सिम्टम्स की बात करें तो वो आता है हमारे पास में चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से पता लग जाता है कि पर्सन को एंजाइना है या नहीं है। तो देखो ये चेस्ट पेन किस तरीके का होता है, किस प्रकार का जो है वो हमारे पास में डिस्कम्फर्ट होता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में चेस्ट टाइटनेस होता है। जब भी आपको लगे कि यार ये पेशेंट जो है वो एंजाइना से सफर कर रहा है या इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो देखना उसका चेस्ट टाइटनेस और क्लाइंट ऐसे बैठ जाएगा, बिल्कुल जगह की जगह जो है वो ऐसे बैठ जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ सा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो देखो वन बाय वन करके सारी चीजों की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है, क्या टाइम होता है, कहां तक रेडिएटर होता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी बताता हूं कि ये जो है वो हमारे पास में बिल्कुल प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे आदमी को दबा नहीं देते वैसे जो हो बिल्कुल प्रेशर होता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, हेवीनेस हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन होता है। फिर उसके बाद में चेस्ट शुरुआत यहां से होती है, ये जो हमारे पास में स्टर्नम है जहां पे हम जो हो बटन बंद करते हैं, ये वाला स्टर्नम है। यहां से रेट्रो स्टर्नल जो हो पेन होता है, मतलब जस्ट उसके पीछे धीरे धीरे वो हमारे पास में गर्दन में जाएगा, इस जबाड़े में जाएगा और आगे की तरफ जो है वो रेडिएट होगा। अगर ये पेन सिर्फ यहीं तक हो, एक्सटर्नल पेन ही हो, आगे कहीं नहीं जाए, तो फिर ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हम कहें एंजाइना का पेन नहीं है। अगर एक ही जगह एंजाइना का पेन धीरे धीरे जो है वो रेडिएट होगा, शोल्डर में जाएगा, शोल्डर में आगे तक जाएगा और लगभग जो है वो 3 एंड 4 जो हमारे पास में फिंगर है वहां तक जाता है। और इस पूरे टाइम पे जो है वो हमारे पास में 2 से 10 मिनट जो है वो लगभग लग जाते हैं। इस दौरान जो है वो सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। क्लाइंट जो इस तरीके से जो है वो सांस लेता है और उसमें एक हमारे पास में पसीने पसीना जो है वो उसको हो जाता है, डाइफोरोसिस की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। स्किन या हमारा फेस जो है वो पूरा पेलर हो जाता है। तो देखो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास में क्या आता है, चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अब इसकी नेचर देख लेते हैं। नेचर हो गया हमारे पास में
प्रेशर वाला होता है, जैसे किसी पर्सन को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर क्रिएट किया गया वैसे होता है। हेवीनेस देखने को मिलेगी, टाइटनेस देखने को मिलेगी, स्क्वीजिंग देखने को मिलेगी एंड बर्निंग सेंसेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। साइड की बात करें कि कहाँ पे जो है वो होता है, तो ये दोस्तों रेट्रो स्टर्नल होता है, यानी कि बिहाइंड द स्टर्नम, जो मैंने आपको बता दिया ये जो कॉलर वाला ये जो हमारे पास बटन बंद करते हैं उसके जस्ट पीछे स्टर्नम होती है, तो ये रेट्रो स्टर्नल जो है वो पेन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडिएशन। रेडिएशन की बात करें मतलब कैसे कैसे जो है वो रेडिएट होता है रेडियस, तो ये हमारे पास में टू लेफ्ट आर्म, नेक, जो, शोल्डर एंड बैक, यानी कि ऐसे जाके आगे जाता है, एल्बो तक भी जाता है और थर्ड एंड फोर्थ फिंगर में भी आता है, ये भी चीज आप नोट कर सकते हो। देन उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो इसका लगभग होता है 2 to 10 मिनट्स। ये सारा खेला जो है वो 2 से 10 मिनट का होता है। इस दौरान हमें जो है वो डिस्निया देखने को मिलेगा, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, स्वेटिंग, डाइफोरोसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स है, डाइफोरोसिस देखने को मिलेगा, स्किन जो हो पैलर होगी एंड एंजाइटी ऑफ फियर ऑफ डेथ, ठीक है, जिसको हम एंगोर एनोमी के नाम से जो है वो जानते हैं। ऑफ कोर्स मरने का डर तो सभी को लगता है, जैसे हमारे पास में चेस्ट पेन होता है, क्लाइंट सबसे पहले यही होता है कि यार मैं कहीं मर ना जाऊं, तो ये सारी चीजें होती है। देन उसके बाद आता हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, इसी में हमें पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस की, कि कैसे जो है वो आप पता लगाओगे कि इस पर्सन को जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंजाइना है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हिस्ट्री टेकिंग करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो चेस्ट पेन पैटर्न्स को देखना है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स बाई चेस्ट पेन पैटर्न्स एंड प्रेसिपिटिंग फैक्टर्स, जो भी प्रेसिपिटेड फैक्टर्स थे यानी कि उसको देखेंगे और चेस्ट पेन के जो है वो पैटर्न्स को देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास में चेस्ट पेन पैटर्न्स, जो कि हमने देखा कि ऐसे ऐसे जो है वो ऐसे ऐसे जाता है, इतने टाइम के लिए जाता है, इसमें हमें डायफोरोसिस ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देन प्रेशर, हेवीनेस, टाइटनेस, स्क्वेटिंग, बर्निंग सेशन, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये हो, और साथ के साथ प्रेसिपिटिंग फैक्टर्स, यानी कि इसमें से कोई भी एक आधा जो है वो फैक्टर मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि यार इस पर्सन को जो है वो एंजाइना है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन पैटर्न्स एंड प्रेसिपिटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटिंग फैक्टर कौन सा है कि जैसे हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड कोल्ड है, या फिर ऐसी चीजें हैं, स्मोकिंग की है, वो हैबिट्स है। नेक्स्ट आता हमारे पास में ईसीजी करवाएंगे। ऑफ कोर्स ईसीजी में हमें जो है वो पता लग जाएगा। तो ड्यूरिंग अटैक जो है वो हमें ईसीजी में क्या क्या चेंजेस को मिलेंगे? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा एंड टी वेव जो है वो इन्वर्जन देखने को मिलेगा। किसके अंदर? स्टेबल एंजाइना के अंदर। एंड जो वेरिएंट एंजाइना है, वेरिएंट एंजाइना कौन सा है दोस्तों? जहां पे हमारे पास में स्पाज बनती है, जिसको हमने प्रिजमेंटल एंजाइना कहा, इसके अंदर हमारे पास में एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा ड्यूरिंग द पेन। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना। अगर वेरिएंट एंजाइना हमें देखने को मिला या वेरिएंट एंजाइना की वजह से जो है वो हमारे पास में चेस्ट पेन हुआ, उसके अंदर एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेशन देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास में ये पी, देन हमारे पास में क्यू, देन ये आर था, तो ये एलिवेशन ऐसे मिलेगा। तो ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम में भी आपको जो है वो एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझा रखा है। तो ये सिर्फ वेरिएंट एंजाइना में देखने को मिलेगा। तो अगर कोई क्लाइंट सर्दियों के अंदर आए या कोल्ड के टाइप से ऐसा हुआ, तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी। देन अब अगर हमारे पास में स्टेबल या अनस्टेबल है, इसके अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। मतलब जैसे ये पी, देन ये हमारे पास में क्यू, देन ये हमारे पास में आर, और एस टी जो है वो ज्यादा डिप्रेशन मिलेगा। एस टी वाला जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो एस टी सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन जो है वो देखने को मिलेगा स्टेबल एंजाइना के अंदर। नेक्स्ट हम करवाते हैं एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट भी मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम जैसे जैसे जो है वो उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, जैसे टीएमटी नहीं करते, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ऐसे प्रोड्यूस करते हैं इस्चीमिया की कंडीशन, मतलब ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे। अब ज्यादा डिमांड कैसे बढ़ाएंगे कि उसको किसी रोलर के ऊपर या ट्रेडमिल के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज करवाएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो कौन सी डिमांड पे आके जो है वो हमारे पास में उसको पेन होने लग जाएगा, वो सारी चीज देखेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरसाइज, स्ट्रेस टेस्ट, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये तो हमारे पास में जो है वो
गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है वो हम किसके द्वारा देखते हैं दोस्तों, कोरोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा देखते हैं। और ऑलरेडी जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, बुलेट सीरीज के अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी जो हो बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। मोटा मोटी बताता हूं, आगे हमारे पास में मैनेजमेंट में भी इसके अंदर आएगा। ये जैसे हमारे पास में दोस्तों ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स में हम जो है वो कोई भी कैथेटर डाल के यहाँ पे जो है वो इसको विजुअलाइज करते हैं, यानी कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, क्या है दोस्तों, जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कोई भी जो है वो प्लग फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, यानी कि कोई भी जो है वो फॉर्मेशन प्लग वगैरह नहीं बना है। उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो रेडियल आर्टरी से या फिर फीमोरल आर्टरी से कैथेटर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर इंसर्ट करने के बाद वहां पे ब्लॉकेज देखते हैं जिसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। और उस ब्लॉकेज को अगर हम उसी कैथेटर के द्वारा हटाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो देखो ये आ जाएगा, देखो आगे आ जाएगा। जैसे मैनेजमेंट में हमारे पास में एंजियोप्लास्टी आएगा। ये जैसे हमारे पास में एंजियोप्लास्टी है, इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे ये कहीं पे ब्लॉकेज है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज को अगर हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है तो आ जाएगा हमारे पास में एंजियोग्राफी। और अगर हमें विजुअलाइजेशन न करके इसको ठीक करना है, वो आ जाएगा हमारे पास में एंजियोप्लास्टी। क्लियर है? तो ये चीज हमारे पास में जो है वो करते हैं। करते कैसे हैं, या तो रेडियल आर्टरी से या फीमोरल आर्टरी से जो है वो हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। वो रेडियल या फीमोरल सीधा हमारे पास में जो है वो अरोटा, अरोटा से होते हुए आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा से हमारे पास में जो है वो असेंडिंग अरोटा, फिर कोरोनरी आर्टरी में जो है वो चला जाता है। इसको हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। इको करवाते हैं। इको में हम जो है वो उसके अंदर वाल के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जैसे हमारे पास में जो बीच वाली लेयर है, मायोकार्डियल लेयर है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट इन द सेंस कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कार्डियक मार्कर देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, कार्डियक मार्कर देखते हैं, यानी कि ट्रोपोनिन या CKMB, वो सारी चीजें चेक करते हैं। आपको पता है जैसे हमारे पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पे हमारे पास में ट्रोपोनिन टी है या ट्रोपोनिन आई है, T&I, ये जो है वो दोनों हम देखते हैं। CKMB वो भी इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास में जो है वो बेसिकली अगर ये कार्डियक मार्कर देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा समझने वाली है। अगर कोई इंफार्क्शन की कंडीशन में जा रहा है, अगर पर्सन जो हो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जा रहा है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इनकी चीजें जो है वो इंक्रीज मिलेगी। चाहे वो हमारे पास में जो हो जो भी कार्डियक मार्कर है, ठीक है, जो हमारे पास में कार्डियक मार्कर है उनको जो है वो इंक्रीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ एंजाइना है, इसके अंदर हमारे पास में ये नॉर्मल रेंज में मिलेंगे। अब नॉर्मल रेंज में क्यों, क्योंकि वहां पे अभी तक जो है वो सेल्स मरना चालू नहीं हुए, अभी तक सिर्फ वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्डियक मार्कर देखते हैं। कार्डियक मार्कर जो हो बेसिकली एंजाइना के अंदर जो है वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर जो है वो हमारे पास में ये इंक्रीज हो जाते हैं। एंड लिपिड प्रोफाइल एंड ब्लड ग्लूकोज फॉर रिस्क फैक्टर इवोल्यूशन। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हम चेक करते हैं इसके इवोल्यूशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आ गई है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड। अब देखो लिपिड प्रोफाइल से और ब्लड ग्लूकोज लेवल से हमें क्या पता चल जाएगा, इसके रिस्क फैक्टर पता चल जाएंगे। ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल भी जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इस एंजाइना का जो है वो हम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले इमीडिएट रिलीफ। इमीडिएट रिलीफ मतलब इमीडिएटली जो है हम क्या कर सकते हैं, तो इमीडिएटली हमारे पास में आता है रेस्ट, मतलब स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी। रेस्ट करने से हमारे पास में बेनिफिट क्या है कि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, जितनी हमें ऑक्सीजन डिमांड चाहिए वो कम हो जाएगी। तो हम उस क्लाइंट को जो है वो दोस्तों रेस्ट कंडीशन में लाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, और वो बेसिकली जो हम 0.4 mg देते हैं। कैसे देते हैं, कब देते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको मैंने एनटीजी की क्लास के अंदर ही करवा रखी है। आप इसी बुलेट सीरीज के अंदर एनटीजी देखोगे तो वहां पे मैंने पूरी एक क्लास जो है वो उसकी ली है। एनटीजी जो हो सबलिंगुअल देते हैं, ये हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन करवाता है। डायलेशन करवाएगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। अगर हमारे पास में हमने जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन दिया, नाइट्रोग्लिसरीन के बाद जो है वो चेस्ट पेन कम नहीं हुआ, 5 मिनट के बाद हम फिर से एक नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट देते हैं। फिर भी अगर 5 मिनट के बाद नहीं हुआ तो तीसरी और देते हैं, उससे ज्यादा हम नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देते हैं।
और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक्ट करती है 1 से 3 मिनट के अंदर जो है वो इसका सॉल्यूशन हो जाता है एंड कोजेज वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये क्या करती है हमारे पास में, वेजोडाइलेशन करवाती है और जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है उसको डिक्रीज करती है। तो ये तो हम करते हैं इमीडिएट रिलीफ के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम जो है वो हमारे पास में इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या देते हैं, ये जैसे हमारे पास में ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ गई, ये एग्जाम्पल आ गए और इसकी क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या वर्क है, इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, नाइट्रेट देते हैं। नाइट्रेट मतलब नाइट्रोग्लिसरीन आ गया, या आइसोसोर्बिट्रेट जो है वो देते हैं। आइसोसोर्बिट्रेट आपको पता ही है दोस्तों कि ये हमारे पास में वेजोडाइलेशन करवाते हैं। तो ये वेजोडाइलेशन करवाएंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे तो प्रीलोड भी डिक्रीज होगा और आफ्टर लोड भी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगा। अब प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या है ये आपको पता ही दोस्तों, कि हार्ट जो है वो हमारे पास में ब्लड जो है वो वेंट्रिकल को एक्सटेंड करने के लिए जो प्रेशर लगाता है इसको हम कहते हैं प्रीलोड। या हम कहें कि हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन से स्टार्ट से पहले जो प्रेशर होता है उसको प्रीलोड कहते हैं। एंड ऑफ द सिस्टोल जो हमारे पास में प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। यानी कि हार्ट ब्लड को बाहर निकालने के लिए कितना प्रेशर लगा रहा है इसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो ये जो हमारे पास में नाइट्रेट है या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन है या आइसोसोर्बिट्रेट है, ये एक तो वेजोडाइलेशन करवाते हैं जिसकी वजह से प्रीलोड और आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देते हैं दोस्तों बीटा ब्लॉकर। आपने नाम सुना होगा मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, जिसके पीछे भी नोल आ जाए दैट इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि जो एड्रेनल इफेक्ट है उसको डिक्रीज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाली जो भी चीजें हैं वो सब बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। मतलब हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी एंड O2 डिमांड जो है वो भी हमारे पास में डिक्रीज होगा। तो ये चीज आ गए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर्स। यानी कि हार्ट रेट, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड O2 डिमांड, ये जो है वो हमारे पास में डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गया हमारे पास में, जैसे हमारे पास में वेराम्प्लीड, डिल्टेजियम, देन एम्लोडिपिन, ये होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एम्लोडिपिन बहुत बार यूज में आता है, आपको पता ही है दोस्तों। तो ये हमारे पास में क्या करवाता है दोस्तों, वेजोडाइलेशन कराते हैं। ठीक है, ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं, डिक्रीज स्पाज्म। ठीक है, स्पाज्म को जो है वो डिक्रीज करते हैं और स्पेशली ये जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, उसमें सॉरी वेरिएंट एंजाइना में हम देते हैं, प्रिजमेंटल एंजाइना में देते हैं, वो मैंने आपको वहां बता दिया था। क्यों, क्योंकि प्रिजमेंटल एंजाइना कब हो रहा है, जब हमारे पास में ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म बन रहे हैं। तो स्पाज्म को डिक्रीज करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंटी प्लेटलेट, जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्लोल है, ये सारी चीजें हैं। ये क्या करवाता है हमारे पास में, प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस को जो है वो रोकते हैं। अब देखो प्लग फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन वहां पे और प्लेटलेट आके जो है वो जमा ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम एंटी प्लेटलेट देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टेटिन, जैसे एट्रोवास्टिन है, देन सिमेवेस्टिन है। ये क्या करवाता है हमारे पास में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कि जो प्लग फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज होगा। प्लग फॉर्मेशन क्यों बनता है हमारे पास में, इसी की वजह से बनता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर होगा, जैसे हमारे पास में एनालप्रिल है, रेमाप्रिल है। ये क्या करता है, डिक्रीज बीपी करवाते हैं एंड इंप्रूव एंडोकार्डियल फंक्शन करवाते हैं। बीपी को जो है वो डिक्रीज करते हैं और एंडोकार्डियल फंक्शन को जो है वो हमारे पास में इंक्रीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स की बात करते हैं, मतलब बिना किसी जो हो मेडिसिन की सहायता से अगर हम कोई चीज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज हो जाएगी एज एडवाइस, यानी कि प्रॉपर और रेगुलर एक्सरसाइज कराते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि डाइट में जो है वो हमारे पास में इंप्रूव की जाती है। डाइट में हम क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, वो चीजें आ गई हमारे पास में कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में चीजें जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब लो फैट डाइट और हाई फाइबर डाइट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्मोकिंग सीजेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं एंड कंट्रोल ऑफ कॉमोर्बिडिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडीमिया को जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद में अब हमारे पास में इसमें आता है दोस्तों सर्जिकल
मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट। भाई हमने जो है वो बाकी सारी चीज़ें कर दी, मेडिसिन से करके देख लिया है कि कैसे जैसे करके भी हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाए। अगर मेडिकल मैनेजमेंट भी जो है वो हमारे पास में सक्सेस नहीं होता है तो फिर हमें सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना ही पड़ता है। तो इसमें हमारे पास में 3 प्रोसीजर है। एक आता है हमारे पास में एंजियोप्लास्टी, एक आता है हमारे पास में सीएबीजी और एक आता है हमारे पास में स्टंट प्लेसमेंट। तीनों के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लॉकेज इतना ज्यादा हो या उसके अंदर स्पाज्म इतना जो है वो टाइट हो कि नॉर्मल मेडिसिन से जो है वो ओपन नहीं होता है, तो फिर हमें सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना ही पड़ता है। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहला आता था दोस्तों एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास में पीटीसी, मतलब एंजियोप्लास्टी की फुल फॉर्म आ जाती है हमारे पास में परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। अब ये कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर क्या होता है, बैलून भी आता है और एक कटर टाइप से भी आता है। दोनों तरीके से जो भी हमारे पास में जो है वो आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है उसको हटा दिया जाता है। यानी कि बैलून कैथेटर डायलेटेड ब्लॉक आर्टरी, जो भी हमारे पास में आर्टरी ब्लॉक है, यानी कि जैसे ही हमारे पास में आर्टरी है इस तरीके से और इसके अंदर जो है हमारे पास में ये ब्लॉकेज था, राइट, जिसकी वजह से ब्लड आगे जो है वो मायोकार्डिक लेयर में नहीं जा रहा था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक कैथेटर जो है वो इधर से डालते हैं और इसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो बैलून लगा होता है। उस बैलून को जो है बाहर या तो हमारे पास में रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से उसको जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के बाद में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यानी कि ये जो हमारे पास में प्लग फॉर्मेशन था वो इस तरीके से दोनों जो है वो लेयर में साइड बाय साइड हो जाएगा और फिर उस बैलून को हम वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास में पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसी में हमारे पास में रिलेटेड आ जाता है स्टंट प्लेसमेंट, यानी कि परक्यूटेनियस में भी हम कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टंट डाल देते हैं, राइट, कि ये जो है वो हमारे पास में नॉर्मली इसको तो जो है वो इन्फ्लेट कर दिया, लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो है वो स्टंट डाल दिया, जैसे ये जालीदार नुमा संरचना है, स्टंट डाल दिया ताकि ये आर्टरी जो है वो वापस से जो है वो ब्लॉक ना हो या नेरो ना हो, तो ये आ जाता है हमारे पास में स्टंट प्लेसमेंट। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, हमें एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी थी उसको हमें डायलेट करना है और जो ब्लॉकेज था उसको हटाना है। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आ गई, दैट इज कॉल्ड परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसको हम पीटीसी कहते हैं। ध्यान रखना, काफी बार जो है उसकी फुल फॉर्म भी पूछ जाती है। बैलून कैथेटर डायलेटेड ब्लॉक आर्टरी, बैलून कैथेटर जो है वो डालते हैं ताकि जो भी हमारे पास में जो ब्लॉक आर्टरी थी उसको ओपन किया जा सके। ये देखो, ये आ गया हमारे पास में पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें जैसे हमारे पास में ये जो था ब्लॉकेज था, अब ये ब्लॉकेज आप देख सकते हो कि ये ब्लॉकेज था। फर्स्ट इमेज में आप देखिए ये ब्लॉकेज था, तो सिंपली जो है वो कैथेटर डाला, वो चाहे हम रेडियल से या फीमोरल से। अब देखो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। एंजियोग्राफी में हम सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे किसी को चेस्ट पेन होता है, आप इसको थ्योरी समझिए, किसी को चेस्ट पेन होता है तो सीधा जो है वो आप कार्डियक सेंटर में जाते हैं। कार्डियक सेंटर में जाने के बाद में डॉक्टर कहता है कि नहीं, इसकी एंजियोग्राफी जो है वो करनी पड़ेगी। अब एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी तो वहां पे ब्लॉकेज देखते हैं। ब्लॉकेज देखने के बाद जो हो, पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज अगर हमें मिल गया तो हम तुरंत के तुरंत उसकी एंजियोप्लास्टी भी कर देंगे, राइट। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो फिर सिंपली हम जो है उस कैथेटर को बाहर निकालते हैं, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं ब्लॉकेज, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन एंजियोग्राफी के टाइम पे अगर हमें ब्लॉकेज दिखाई देगा तो फिर उस ब्लॉकेज को हम जो है वो रिमूव करने के लिए एंजियोप्लास्टी डालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास में एक सिंपली कैथेटर डाला गया है जो कि डिफ्लेट है, मतलब अभी जो है वो फूला हुआ नहीं है। देन उसके बाद बाहर से ही जो सेकंड इमेज में देखिए इस बैलून को जो है वो फुलाते हैं। अब बैलून को फुलाएंगे तो उसके बाद में स्ट्रक्चर इस तरीके की जो है वो बन जाएगी। स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की बन जाएगी। जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था, जो प्लग फॉर्मेशन था, वो अब साइड में हो गया है और ब्लड के लिए जो है वो फ्लो बन गया। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। फुल फॉर्म होती है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीएबीजी। सीएबीजी क्या होता है, फुल फॉर्म होगी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। नाम से पता चल रहा है, जैसे सिटी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस ट्रैफिक को जो है वो हमारे पास में
साइड बाय साइड करने के लिए हम बाईपास रूट जो है वो लेते हैं। क्या लेते हैं? बाईपास रूट लेते हैं, ताकि वो जो है वो ट्रैफिक ना रहे। तो जैसे मान के चलिए ये हमारे पास में कोई ना कोई, ये हमारे पास में आर्टरी है, सॉरी, ये हमारे पास में जो है वो आर्टरी है, और इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज इतना सीवियर है कि वहां पे हम जो है वो नहीं लगा सकते। या मान के लीजिए एक ब्लॉकेज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। अब तीनों में जो है ब्लॉकेज में हम जो है वो इसको पीटीसीए से नहीं हटाएंगे, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनरी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी से नहीं हटाएंगे। मैं एंजियोप्लास्टी शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ, एंजियोप्लास्टी से नहीं हटेगा। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट किसी दूसरी आर्टरी से जो है वो, मतलब और कहीं से आर्टरी से डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट कर देंगे। ये आगे की तरफ है, इस तरीके से प्लेसमेंट कर देंगे, इसको हम बाईपास कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, मींस ग्राफ्टिंग ए वेन और आर्टरी टू बाईपास ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखिए इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में ये आ गया सीएबीजी से, ये जो आप इमेज देख रहे हो दैट इज कॉल्ड सीएबीजी, ये वाली, ये हमारे पास में स्टंट वाली है। तीसरी जो इमेज है वो स्टंट है। इसमें आप देखिए ध्यान से कि ये जैसे हमारे पास में ब्लॉकेज था, देखो यहाँ पे आपको जो सीधा सीधा लिखा कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज विद फेट, ये जो बिल्कुल आपको जो हो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लॉकेज है, और वो भी सीवियर वाला जो है वो ब्लॉकेज है। अब इसको हम जो है वो एंजियोप्लास्टी से ठीक नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, एक जो है वो हमारे पास में वेन या आर्टरी ली, और उसको हमने जो सब क्लेवियन आर्टरी, जरूरी नहीं है कि सब क्लेवियन से करते हैं, बट सब क्लेवियन सबसे हमारे पास में जो है वो प्रेफर्ड होती है। ठीक है, तो हम जो हो बेसिकली लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी लेते हैं। आपको पता ही है ये एरोटा गई, एरोटा जो है वो 3 में डिवाइड हो गई हमारे पास में, राइट कॉमन सिम्फेलिक आर्टरी, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में इंटरनल राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड देन उसके बाद जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट। तो ये हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, तो ये हमारे पास में जो है वो इधर से आती है, एंड देन उसके बाद में जो मैंने राइट बोला उसको लेफ्ट समझ लेना, कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि राइट वाली तो जो है वो हमारे पास में इसकी ब्रांचेज होती है। तो ये हमारे पास में आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये जो आर्टरी यहाँ से डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो एलएडी जो हमारे पास में लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी थी, उसके अंदर डायरेक्टली इसको अटैच कर दिया, मतलब बाईपास बना दिया। आप जो है वो इसको जूम करके भी देख सकते हो, ताकि ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, राइट। ये देखिए, ये हमारे पास में जो था, ये ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज था। तो इस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए सिंपली हमारे पास में क्या किया है कि यहां से जो है वो आर्टरी को लिया, देन उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आके अटैच कर दिया, देख रहे हो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और ये जो बीच में ब्लॉकेज था इसको डायरेक्टली हमने बाईपास कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्लियर। तीसरा आता हमारे पास में स्टंट प्लेसमेंट। स्टंट अगर हम डालते हैं, ठीक है, ये डालते हैं जिससे कोई कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो स्पाज्म आ जाए, या बार बार जो है वो आर्टरी ब्लॉकेज हो, तो उसमें हमारे पास में जो है वो स्टंट डालते हैं। या हमें लगे कि यार हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं लेकिन वो एंजियोप्लास्टी सक्सेस नहीं होगी, कुछ दिनों बाद वो वापस से जो है फेट आके वापस से ब्लॉकेज कर देगा, तो वहां पे स्टंट डाल देते हैं। यानी कि कीप आर्टरी ओपन आफ्टर एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के बाद में उस आर्टरी को हमेशा के लिए ओपन रखने के लिए वहां पे स्टंट डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे था, जैसे ये ब्लॉकेज था, अब ये ब्लॉकेज में हमारे पास में क्या किया दोस्तों कि इस ब्लॉकेज के लिए ये ब्लॉकेज था, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हमने, वो कैथेटर डाला, और कैथेटर में अब बैलून की जगह जो है वो बैलून के ऊपर स्टंट डाल दिया। अब वो स्टंट किया है कि जैसे हम जितना फैलाएंगे उतना फैल जाएगा, लेकिन वापस से नीचे कुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो स्टंट बैलून, देखो व्हाइट कलर का आपको बैलून दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे बैलून के द्वारा इसको जो है वो इन्फ्लेट किया गया, देन इन्फ्लेट किया गया, और ये स्टंट यहीं पे जो है वो डाल दिया, देन उसके बाद में उस बैलून को डिफ्लेट करके वापस निकाल दिया, और ये ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं बोलते हो स्टंट। तो ये तीनों चीज होगी हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन कौन सा? पीटीसीए, सीएबीजी एंड स्टंट प्लेसमेंट करते हैं जब कोरोनरी आर्टरी मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो ठीक नहीं हो सकती है तब। अब आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। एंजाइना पेक्टोरिस को अगर आपने इग्नोर कर दिया, या एंजाइना पेक्टोरिस को जो है वो आपने ट्रीट नहीं किया गया एंजाइना को, तो क्या क्या हो सकता है? तो देखो सीधी सी बात है, एंजाइना को आपने जो है वो ट्रीट नहीं किया, मतलब अभी तो कम ब्लड सप्लाई जो है वो रुकी है, धीरे धीरे वो और ज्यादा रुकेगी, और फिर क्लाइंट किस कंडीशन में चला जाएगा? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चला जाएगा। ये जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, इसी को जो है वो हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, इसी को हम जो है वो हार्ट अटैक के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्लाइंट जो है वो फिर उसके बाद में एंजाइना अगर ठीक नहीं किया गया तो फिर वो धीरे धीरे सेल्स जो है वो मरना चालू हो जाएगी, और क्लाइंट चल जाएगा इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कार्डियक एरिथमियाज। कार्डियक एरिथमियाज होता है इरेगुलर हार्ट बीट।
इरेगुलर रेगुलर हार्ट बीट या हार्ट रेट। इरेगुलर हार्ट रेट हो जाएगा, ऑफ कोर्स जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो कभी हार्ट जो हो बहुत तेज धड़केगा और कभी हार्ट जो हो बहुत स्लो हो जाएगा, तो इरेगुलर हार्ट बीट, कार्डियक अरिथमिया जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हार्ट फेलियर। ऑफ कोर्स अगर हार्ट को जो हो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। एंड सडन कार्डियक डेथ, अब अगर मान के चलिए हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद तो डेथ होना जायज है। यहाँ पे एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन दोनों अलग अलग चीज है। जब सबसे पहले हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो हो डिक्रीज होती है, किसी भी तरीके से डिक्रीज हो जाए, ध्यान समझिए, ठीक है, हमारे पास में ब्लड सप्लाई किसी भी तरीके से, या तो हार्ट की डिमांड बढ़ जाए या फिर उस आर्टरी के अंदर ही हमारे पास में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाए। अब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पे हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा वो एंजाइना है यहां तक। देन उसके बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अगर उसको भी ठीक नहीं किया गया, चेस्ट पेन होता रहा, ध्यान नहीं दिया, ओ तो उसके बाद में धीरे धीरे वो जो सेल्स है जो अभी सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करी थी वो धीरे धीरे मरना चालू हो जाएगी। तो जो सेल्स मरना चालू हो रही है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंजाइना की आगे वाली स्टेज है, या मान के चलिए कि कई बार ऑब्स्ट्रक्शन तुरंत इमीडिएटली हो जाए और एंजाइना का मौका ही नहीं मिले, सीधा क्लाइंट जो हो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चला जाए। ठीक है भाई, एंजाइना तो कब हो रहा है, जब हमारे पास में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सडनली जो है वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए और क्लाइंट एंजाइना में न जाके सीधा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में सेल डेथ चालू हो जाती है, एंजाइना के अंदर सिर्फ लैक्टिक एसिड का जो है वो फॉर्मेशन होता है। एंजाइना की नेक्स्ट स्टेज जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है बेसिकली, तो इनका डिफरेंशिएट का। दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है, एंजाइना का कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ध्यान से रखना, एंजाइना का कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कॉम्प्लिकेशन कार्डियक अरिथमिया है। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए दोनों को जो हो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोनों में आपको जो हो वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। अब आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें हमारे पास में जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है दोस्तों असेसमेंट, यानी कि कोई भी क्लाइंट जो है वो चेस्ट पेन से सफर कर रहा है तो उसका असेसमेंट बहुत बड़ी चीज है कि यार इसको वाकई में जो है वो एंजाइना वाला पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो असेसमेंट अपने आप में जो है बहुत बड़ी चीज है। तो असेसमेंट में आ जाता है हमारे पास में इवोलेट पेन, पेन को जो है वो इवोलेट करेंगे कि वाकई में जो है वो एंजाइना वाला पेन है या और किसी से कोर पल्मोनरी वाला है, या जो है वो हमारे पास में पेन कार्डियाटाइटिस का या कोई सा भी जो है पेन है, तो उसमें इवेल्युएट करेंगे कि पेन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कितना उसका ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी क्या है, लोकेशन क्या है, रेडिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे पास में स्टर्नम के पीछे से ही जो है वो शुरुआत हो रही है, 2 से 10 मिनट तक चलता है, या कह रहा कि यार मेरे को तो 2 घंटे से पेन है, तो 2 घंटे वाला पेन जो है वो एंजाइना का नहीं हो सकता, राइट। तो सबसे पहले सबसे मेन चीज यहाँ पे नर्सिंग की जो है वो आती है कि पेन को इवेल्युएट करो ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि वाकई में ये जो है वो एंजाइना का है। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन को जो है वो मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे तो उसमें आ जाता है हमारे पास में बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, O2 सेचुरेशन, ये सारी चीजें जो है वो चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें जैसे बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, O2 सेचुरेशन हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन उसके बाद में हम तुरंत जो है वो उसकी ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी करवाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एसटी एलिवेशन है या एसटी डिप्रेशन है, राइट। तो अगर एसटी एलिवेशन है वो तो हमारे पास में आ गया प्रिजमेंटल वाला, और एसटी डिप्रेशन है तो वो हमारे पास में आ जाता है स्टेबल अनस्टेबल का। और क्लाइंट की एंजाइटी लेवल को जो है वो असेस करेंगे, क्योंकि एंजाइटी जो है वो बहुत होती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइना के अंदर। उसमें सबसे पहले पेन को इवेल्युएट करेंगे, देन वाइटल साइन को जो है वो देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो ईसीजी चेंजेस देखेंगे, और उसके बाद एंजाइटी लेवल को जो है वो असेस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंटरवेंशन। आपने ये सारी चीजें कर ली, फिर उसके बाद में आपका क्या इंटरवेंशन रहेगा भाई, नर्सिंग का जो है वो क्या इंटरवेंशन रहेगा। तो सबसे पहले ड्यूरिंग अटैक में आप क्या करोगे,
ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइंट को जो है वो रिलैक्स करेंगे कि आप जो है वो एक जगह बैठ जाए, उसको जो है वो ज्यादा वर्कआउट नहीं करवाएंगे। वर्कआउट कराएंगे, चलाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो स्टॉप एक्टिविटी, जो भी वो कार्य कर रहा है, चलना है, इवन क्लाइंट को एंजाइना वाले कंडीशन में अगर वो चल भी सकता है ना, तो भी उसको हम चला के नहीं लेके आते, उसको हम व्हील चेयर पे लेके आते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप कर सके और ऑक्सीजन डिमांड को जो है वो डिक्रीज कर सके। तो सबसे पहले स्टॉप एक्टिविटी एंड रेस्ट, रेस्ट करवाएंगे और क्लाइंट को सेमी फाउलर पोजीशन में जो है वो लेटा देंगे। ठीक है। सेमी फाउलर में जो है उसके क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ये सारी चीजें जो है वो सही तरीके से चलेगी। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन इफ नीडेड। अब देखो ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो हम किसी भी चीज को जो है वो, अब आपको पता है कि हमारे पास में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके जाता है, और लगभग कितनी लेके जाता है भाई, 21% ऑक्सीजन है तो 21% ही लेके जाएगा, इससे ज्यादा लेके नहीं जा सकता। बाकी तो जो है हमारे पास में नाइट्रोजन वगैरह लेके जाता है, तो 21% ऑक्सीजन जो है वो लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मान के चले इतना ब्लड, यानी कि सिंपली जो है वो हमारे पास में एक एग्जांपल दूं कि एग्जांपल के तौर पे जैसे 100 ml ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में 21 ml जो है वो O2 है, क्या है, लगभग इतनी है। अब हमारे पास में ब्लड जो है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि सप्लाई डिक्रीज होगी, तो हमारे पास में ब्लड सिर्फ अब 50 ml ही जा रहा है। अब 50 ml जा रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारे पास में 10 ml, लगभग 11 ml ही जो है वो ऑक्सीजन जा पाएगी क्योंकि एनवायरमेंट में तो इतनी है। लेकिन हमारे पास में क्या करेंगे, इस कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, जिसको हम FiO2 कहते हैं ना, इस कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। और ये कंसंट्रेशन अगर हमारे पास में, इसको मैंने 50% कर दिया FiO2 को, तो इस 50 ml में ही हमारे पास में लगभग जो है वो 25 ml ऑक्सीजन चली जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो इमीडिएटली जो है वो लगा देते हैं। देन उसके बाद एंजाइना का आपका पेन का पता ही है, गिव नाइट्रोग्लिसरीन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी हमारे पास में नाइट्रोग्लिसरीन प्रिस्क्राइब्ड की है वो सब लिंगुअली देते हैं। ये क्या करती है कि कोरोनरी आर्टरी का जो है वो डायलेशन करवाती है। कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन करवाएगा तो ब्लड आसानी से जो है वो फ्लो हो जाएगा। कैसे देते हैं वो चीज आपको पता ही है, मैक्सिमम 3 दे सकते हैं हर 5 मिनट के अंतराल पे, और ये मैंने बहुत डिटेल से बता रखी है। और फिर भी अगर आपको नाइट्रोग्लिसरीन में और डिटेल से जाना है तो अलग से मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर एक क्लास के अंदर सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन बताया है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर ईसीजी एंड वाइटल साइन क्लोजली, ऑफ कोर्स ये हम करेंगे। तो ये तो चीज होगी हमारे पास में ड्यूरिंग अटैक, अटैक के टाइम पे ये सारी चीजें करेंगे। अब मान के चलिए कि उसको जो है वो एंजियोप्लास्टी हो गया या एंजियोग्राफी के लिए हम प्लान कर रहे हैं, या एक बार अटैक जो है वो हो के बाद में जो है वो क्या करते हैं, तो उसको हम ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट अटैक केयर। एक बार अटैक हो गया, आपको पता है 2 to 10 मिनट रहता है, उसके बाद में जो है वो हमारे पास में रिलैक्स हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसके बाद हमारे पास में एजुकेट पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन यूज, जो भी उसको मेडिकेशन दे रहे हैं, चाहे वो नाइट्रेट है, चाहे वो नाइट्रोग्लिसरीन है, चाहे वो हमारे पास में सॉर्बिट्रेट है, वो सारी चीजों के बारे में उसको स्पेशली जो है वो बताएंगे। देन एडवाइस अवॉइडेंस ऑफ प्रेसिपिटिंग फैक्टर्स, जो भी प्रेसिपिटिंग फैक्टर्स था उनको अवॉइड करो। क्या क्या था, वही था हमारे पास में कि हेवी फैटी डाइट लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में स्मोकिंग करते हैं, देन फैट डाइट, सारी चीजें लेते हैं। तो जो भी प्रेसिपिटिंग फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो हमारे पास में एंजाइना को बढ़ावा देते हैं, उन सब चीजों को आप अवॉइड करोगे, ऐसा जो है वो नर्स करेगी। नेक्स्ट हमारे पास में एनकरेज एडहेरेंस टू कार्डियक डाइट एंड लाइफ मॉडिफिकेशन, उसको जो है वो इस तरीके से तैयार करेंगे या उसको एनकरेज करेंगे कि आपको कार्डियक डाइट जो है वो लेनी है। कार्डियक डाइट में क्या होता है कि आपके पास में जो है वो फेट बहुत कम होता है, फेट जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होता है, फेट जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, हाई फाइबर डाइट होती है, हाई फाइबर्स डाइट होती है, वो इंक्रीज होती है। देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जो है वो बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टीच रिलैक्सेशन टेक्निक, भाई कैसे रिलैक्स होना है। अब उसको किसी पर्सन को पता चलेगा कि यार मेरे को हार्ट अटैक आया था फिर वो बच गया, तो दोस्तों अब उसके चिंता लग रहे थे कि यार एक बार तो बच गया, लेकिन अब अगर दोबारा से आएगा तो मैं कैसे बच सकता हूं। ठीक है, तो उसको जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में जो है वो बताएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट इन कोपिंग विथ फियर ऑफ एंजाइटी, वही सेम चीज भाई, जो उसके एंजाइटी है उसको जो है वो हम कम करेंगे, उसको जो है वो हम हमारे पास में जो है वो डिक्रीज करेंगे, उसके जो भी डाउट हैं उसको क्लियर करेंगे, साथ के साथ बताएंगे कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये चीज होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट अटैक केयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस। अगर किसी को एंजाइना है
तो उसके बचने की संभावना कितनी है? प्रोग्नोसिस तो होना चाहिए ना। तो प्रोग्नोसिस में हमारे पास में है गुड प्रोग्नोसिस इफ प्रॉपरली मैनेज। अगर किसी को स्टार्टिंग में एंजाइना है और तुरंत जो है वो आपने उसको मैनेज कर लिया, मतलब फर्स्ट अटैक आया, आपने ऑक्सीजन लगा के देन नाइट्रोग्लिसरीन करके ठीक कर लिया, देन उसके बाद आगे जो है वो उस चीज को करोगे तो इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। ऐसा नहीं है कि किसी को एंजाइना है तो उसको मरना ही पड़ेगा, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट आता पुअर प्रोग्नोसिस। पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा? पुअर प्रोग्नोसिस है इफ एसोसिएटेड विथ एक्सटेंसिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज और अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर। अगर आपके पास में जो है, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा? जब हम देखेंगे उसके एंजियोग्राफी, ये सारी चीज देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो हमारे पास में बहुत एडवांस स्टेज में, यानी कि ब्लॉकेज जो है बहुत ज्यादा है, या अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर, जो हमारे पास में रिस्क फैक्टर थे कौन से, जैसे फैमिली में किसी को जो है वो CAD है, या फिर हमारे पास में हमारी डाइट वगैरह जो है वो इस तरीके से है, स्मोकिंग यूज करते हैं, तो अगर ये रिस्क फैक्टर ज्यादा होंगे तो फिर प्रोग्नोसिस हमारे पास में धीरे धीरे जो है वो कम होगा। और ये बेसिकली आपको भी पता है दोस्तों कि ऑलरेडी अगर हम किसी आग के ऊपर पैर रखेंगे तो जलेगा तो सही, तो वो सारी चीजें होगी। फटाफट जो है वो इसकी हम समरी कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो समरी में हमारे पास में पहली चीज आ गई, सबसे पहले हमने जो है वो डिस्कशन किया था डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था? एंजाइना का दूसरा नाम ही था चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया मतलब हमारे पास में यहाँ पे लेक ऑफ ब्लड सप्लाई था, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई था। लेक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास में O2 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, O2 डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में हमारे पास में क्या प्रोड्यूस होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो लैक्टिक एसिड ही जो है हमारे पास में क्या करवाता है दोस्तों? चेस्ट पेन कोज करवाता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। मेन कोज की बात करें भाई, मेन कोज क्या है? मेन कोज वही है हमारे पास में एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोटिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। भाई किसी भी तरीके से सेकंड कोज भी होता है कि डिमांड बढ़ जाए, लेकिन अगर डिमांड बढ़ेगी भी ना दोस्तों, लेकिन कोरोनरी आर्टरी अगर बिल्कुल ओके है ना, तो उसकी डिमांड को आराम से पूरा कर सकती है, आप चाहे जितनी एक्सरसाइज करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है या कोई ना कोई स्पाज्म है, तो फिर वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता हमारे पास में मेन सिम्टम्स। मेन सिम्टम्स में हमारे पास में वही रेट्रोस्टेर्नल पेन होता है, रेडिएटेड टू वार्म नेक एंड जो, यानी कि रेडियो स्टर्नल जो है वो हमारे पास में पेन होता है। रेडियो स्टर्नल मतलब यहाँ से हमारे पास में स्टर्नम के जस्ट पीछे से साइड में जो है पीछे से जो है वो अराइज होता है, देन वो रेडिएट होता है हमारे पास में नेक में जाता है, देन उसके बाद शोल्डर में जाता है, देन आर्म में जाता है, और आगे की तरफ जाके हमारे पास में जो है वो 3/4 एंगुली में जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिलीव्ड बाय, किससे जो है वो रिलीव हो सकता है? तो उसमें हम रेस्ट करवाते हैं क्लाइंट को, और सेकेंड चीज नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन ध्यान रखना अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है किसको? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। तो इसमें हम जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन पे ही डिपेंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल की बात करें तो ऑफ कोर्स ECG करवाते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, और एंजियोग्राफी जो हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, GST, ठीक है, GST नहीं होता, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एंजियोग्राफी। फाइनली आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपको पता ही है, या तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो है वो हमारे पास में सर्जिकल में। तो नाइट्रेट देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एंटी प्लेटलेट देते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर इन सब के बाद में भी जो है वो हमारे पास में ठीक नहीं होता है क्लाइंट, ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट बता है, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, या फिर CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, या फिर जो है वो हम स्टंट जो है वो डालते हैं। ये हो गया हमारे पास में सर्जिकल। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। जो एंजाइना था और जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था, दोनों को हमने बिल्कुल सेपरेट तरीके से जो है वो डिस्कस किया था। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और एंजाइना आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसीलिए मैंने एक दिन पहले जो है वो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट बताया था, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी? आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं।
मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।